टर्म्स पढ़ी थी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर बेटे हमने किसको कहा था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास जो है वो किसको कहा था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब बेटे हमने कहा था कि देयर आर सम एलिमेंट्स विच हैज़ सेम एटॉमिक नंबर but different mass number और atomic mass। उनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं जबकि एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब वहीं पर हमने एक बात और डिस्कस की थी, जितने किसी एटम में प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद है ना ये बातें सारी? अब ये बातों का बेटे इम्प्लीमेंटेशन आनी है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब वो जो एटम सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर रखते हैं उनको हमने क्या नाम दिया था? दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। जैसे हमने कहा कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। जबकि इसका मास नंबर जो है वो 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। हमारे पास क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17, जबकि हमारे पास इसी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 34 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, 35.5 है बेसिकली। अब इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, जबकि इसका एटॉमिक मास जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसी तरह हमारे पास यूरेनियम, यूरेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 234, 235 और 238। यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर, 234, 235, 230। अब ये एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ये यूरेनियम का एटम इस एटम का आइसोटोप है। और इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है हमारी, हमने एटॉमिक मासेस ऊपर लिखने हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखना है। ये हम अपनी मर्ज़ी से बेटे तब्दील नहीं कर सकते। अब इसका क्या मतलब है? अगर ये वाले कार्बन के हैं आइसोटोप्स हमारे पास, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे? 6। इसमें प्रोटॉन कितने हैं?
इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें आ जाए हम, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन, जबकि न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन जो होंगे 7 होंगे, इसमें न्यूट्रॉन 8 होंगे। इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है? न्यूट्रॉन्स की तादाद। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहते हैं। यहाँ पे आ जाए, इलेक्ट्रॉन बेटे 17, प्रोटॉन, अब पहले में न्यूट्रॉन और दूसरे में न्यूट्रॉन 20 होंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस किन का है? न्यूट्रॉन्स का। इसमें भी ऐसे ही, पहले में कोई न्यूट्रॉन नहीं, दूसरे में 1 न्यूट्रॉन, तीसरे में 2 न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी इसी तरह चेंज होंगे। न्यूट्रॉन्स की तादाद तब्दील होने से एटम के आइसोटोप्स बनते हैं बेटे। अब बेटे एक ज़रूरी बात ज़रा समझने की कोशिश करना, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। आइसोटोप्स जो हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम होती हैं, बट दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अब इसकी क्या वजह? सर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। ये किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पर। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करने से होता क्या है? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका कितना है? इसका कितना है? इसका मतलब क्या है? इसमें प्रोटॉन कितने हैं? और जैसा हमें पता है कि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही, तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तब्दील होती है, सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, इलेक्ट्रॉन की कन्फिग्रेशन पे, इलेक्ट्रॉन की तकसीम पे। तो इसलिए ये आइसोटोप्स जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी होती हैं, जबकि ये जो इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं दैट डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक मैस। अब ये डिपेंड करती हैं, अब एटॉमिक मासेस इनके ही तो मुख्तलिफ हैं। जब एटॉमिक मासेस इनके तब्दील हैं तो ज़ाहरी बात है इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तब्दील होंगी। मुश्किल तो नहीं बात? पहली अहम बात इसमें इसकी डेफिनेशन, दूसरी अहम बात इसका ये फ़िक्रा, तीसरी अहम बात इसकी ये एग्जाम्पल्स हैं। अब बेटे ये जो आपके हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं इनको स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं। ये जो एक एटॉमिक मास वाला हमारे पास हाइड्रोजन है दैट इज़ कॉल्ड प्रोटियम। इसे क्या नाम दिया जाता है? 2 वाला ड्यूट्रियम और 3 वाला ट्रीटियम। चौथी अहम बात इनके ये नाम है। इस टॉपिक के डेफिनेशन आनी चाहिए आपको, इस फिक्रे का कंसेप्ट होना चाहिए। दे हैव सेम एटॉमिक सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड कर रही हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसलिए मुख्तलिफ हैं। एटॉमिक मासेस पे डिपेंड कर रही हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी रंग, बू, शक्ल, इसलिए वो मुख्तलिफ होती हैं।
इनकी एग्जाम्पल्स कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, यूरेनियम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, चौथी अहम बात, हाइड्रोजन के ये 3 जो आइसोटोप्स हैं उनके नाम जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब हैं बेटे ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी एप्लीकेशंस हमारी डेली लाइफ के अंदर या हमारी आप कह लो ज़रूरियात में ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बेसिकली ये जो आइसोटोप्स हैं ये ज़्यादातर हमारे लिए मेडिकल यूज़ में ज़्यादा अहमियत रखते हैं, जैसे रेडियोथेरेपी। व्हाट इज़ रेडियोथेरेपी? कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं अब उनमें शुआओं के ज़रिए, उनको रेडिएशंस कहा जाता है ना, उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियोथेरेपी। अब इस रेडियोथेरेपी में बेटे मुख्तलिफ तरह के कैंसर्स, स्किन कैंसर, उनकी ट्रीटमेंट के लिए P32 एंड स्ट्रोंशियम 90, फास्फोरस 32 and strontium 90, they are used for the treatment of skin cancer। इन दोनों को इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बिकॉज दे आर लेस पेनिट्रेटिंग। ये क्या है? अब लेस पेनिट्रेटिंग होने की वजह इनमें से खारिज होती हैं बीटा रेडिएशंस। ये क्या एमिट करती हैं? बीटा रेडिएशंस, अल्फा पार्टिकल, बीटा रेडिएशंस। ये आगे जाके हम देखेंगे ये क्या होती हैं। फॉर कैंसर, कोबाल्ट 60 अफेक्टिंग विद इन द बॉडी इज यूज्ड बिकॉज इट एमिट स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग गैमा रेडिएशन। क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? कोबाल्ट 60, इसमें C कैपिटल है, O स्मॉल है। ठीक है जी। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इनसाइड द बॉडी। अब जिस्म के अंदर ज़्यादा सराहियत करने वाली रेडिएशंस चाहिए तो वो कोबाल्ट 60 बनाता है, जो कौन सी रेडिएशंस खारिज कर रहा है? गैमा रेडिएशंस। गैमा रेडिएशंस जो हैं वो बेटे सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती हैं। अल्फ़ा कम, बीटा ज़रा उससे ज़्यादा, और गैमा रेडिएशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा। अच्छा जी, अब ये ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, ये एक ट्रेसर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ट्रेसर का मतलब जानना, ट्रेस करना। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। आयोडीन 131, आयोडीन का 131 आइसोटोप जो है दैट इज यूज टू डिटेक्ट और डायग्नोज गॉइटर। अब गॉइटर की कौन सी बीमारी है? गिलड़ की बीमारी। ये जो थायराइड ग्लैंड फूल जाता है, गला फूल जाता है, तो अब उसको डायग्नोज करने के लिए आयोडीन 131 जो है वो इसकी डायग्नोसिस में, तशखीस में इस्तेमाल होता है। सिमिलरली टेक्नीटियम इज यूज्ड टू मॉनिटर बोन ग्रोथ। टेक्नीटियम ये किस लिए? जांचने के लिए। यूज्ड टू मॉनिटर बोन ग्रोथ, हड्डियों की बढ़ोतरी जांचने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। मुश्किल तो नहीं बातें, खुश्क हैं लेकिन सिर्फ याद रखने से ताल्लुक़ रखती हैं।
अगर थोड़ा सा सुकून से उसको, अब फास्फोरस 32 स्किन कैंसर के लिए, साथ उसके कौन सा दूसरा इस्तेमाल हो रहा है, स्ट्रॉन्शियम, लेस पेनिट्रेटिंग है, इसलिए स्किन कैंसर की रेडियोथेरेपी में इस्तेमाल होते हैं। बॉडी के अंदर कोई कैंसर है तो कोबाल्ट 60 जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए इसलिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गैमा रेडिएशंस खारिज कर रहा है। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, आयोडीन 131 is used to diagnose goiter। गाइटर क्या है, गिलड़ की बीमारी। अच्छा जी, आगे है बेटे नेक्स्ट इसका आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस। अब ये क्या इस्तेमाल हो गए इसके, आपने सुना होगा, डायनासोर देखे तो किसी ने नहीं, ठीक है। आज के साइंटिस्ट उनकी उम्रें भी बता रहे हैं। आज से जो पहले आप कह ले एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं जो हमने कभी देखी भी नहीं थी, उनके बाकियात से उनकी एजेस का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। अब ये इसके आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस हैं। चीज़ों की एज के बारे जानना जो मौजूद हैं, उन चीज़ों की एज के बारे भी जानना जो अब ख़त्म हो चुकी। वो कैसे किया जाता है, वो अंदाज़ा लगाया जाता है हाफ लाइफ ऑफ C14 प्रेजेंट। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, इनमें से C14 जो है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। अब इसकी हाफ लाइफ से अंदाज़ा लगाया जाता है। हाफ लाइफ वो लाइफ होती है जब रेडियो एक्टिविटी हो रही है, वो एटम जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि उसमें से पार्टिकल्स निकलते चले जा रहे हैं। अब हाफ लाइफ नाम से पता चल रहा है उसकी आधी ज़िंदगी है उस एलिमेंट की, कि जब तक वो अरसा जब तक वो आधा एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो चुका, वो आधा एटम जो है वो ख़त्म हो चुका, वो रेडियो एक्टिविटी में अपने पार्टिकल्स खो चुका, दैट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। और ये हर एलिमेंट की फिक्स होती है। हाफ लाइफ जो होती है हर एलिमेंट की फिक्स होती है। अब बेटे इस प्रोसेस को हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 को यूज़ करते हुए हम किसी चीज़ की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, कार्बन डेटिंग या रेडियो एक्टिव कार्बन डेटिंग। ठीक हो गया। अब इससे किया क्या जा रहा है, आजकल मौजूद चीज़ें उनकी लाइफ का अंदाज़ा कि वो कितनी उम्र होगी उसकी, जो ख़त्म हो चुकी हुई हैं, फॉसल्स के ज़रिए हम किसी शय की, किसी स्पीशीज़ की उम्र का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जानदार कितना अरसा ज़िंदा रहा होगा। दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कार्बन डेटिंग। और ये किन के ज़रिए किया जा रहा है, कार्बन 14। कार्बन 14 क्या है, एक आइसोटोप है, तो ये भी एक यूज़ है हमारा। अच्छा जी, नेक्स्ट यूज़ केमिकल रिएक्शन एंड स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। किसी केमिकल के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद हो सकता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, उस एटम की, उस मॉलिक्यूल की, उस कंपाउंड की, उसको भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो आपको पता है। फोटोसिंथेसिस पौधों में
कार्बन डाइऑक्साइड को यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमाया खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रीन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ना, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आरजी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065-266-2586, 0334557586। कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके पानी के साथ क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज का बनना और साथ ऑक्सीजन का बनना, यही था। अब बेटे ये ग्लूकोज किन किन मराहल से होके बनता है, मतलब फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, तो उसका अंदाज़ा हमने लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे? अगर तो बेटे ये कार्बन 12 ही हम इस्तेमाल करते हैं जो कि नॉर्मल एक कार्बन 12 है, तो फिर तो हमें कोई अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि जितना भी ये रिएक्शन साइक्लिक प्रोसेस में हो रहा है, दो तरह के रिएक्शंस हैं, ये भी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, फिर केल्विन साइकिल चलता है, फिर जाके ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन ये अब इतनी लंबी डिटेल कि ये कार्बन कहाँ से आई, कहाँ गई, किधर किधर किन किन रिएक्शन से गुजरी और ये ग्लूकोज तक पहुँची, तो इसके ऊपर कोई निशानी लगी होनी चाहिए ना। हवा से आई तो पौधे में कहाँ गई, पौधे ने आगे उनको किन किन रिएक्शंस में किन किन चीज़ों में इस्तेमाल किया। तो अब उस रिएक्शन को जांचने के लिए, उस स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमने क्या किया, हमने C14 इस्तेमाल की 12 की बजाय। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमने कार्बन 14 से बना के वो इस्तेमाल की। फिर उससे हमें पता चला कि ये किन किन प्रोसेसेस से होके, किन किन रिएक्शंस में से होके ये ग्लूकोज तक पहुंची है। तो ये केमिकल रिएक्शंस को देखने के लिए और स्ट्रक्चर्स जो हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर बेटे एप्लीकेशन इन पावर जनरेशन। अब हमें पता है इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को
इस्तेमाल किया जाता है टू ऑब्टेन एटॉमिक एनर्जी। क्या हासिल करने के लिए? उनकी एटॉमिक एनर्जी हासिल करने के लिए। अब बेटे अगर इसको हम इस्तेमाल करते हैं बगैर किसी कंट्रोल के तो फिर ये एटम बम है। फिर ये क्या है? एटम बम, जो कि डिस्ट्रक्शन का बाइस बनता है। और अगर हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से मुराद कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन हम इसका करवाएं। फिशन का मतलब होता है तोड़ना, इसमें एलिमेंट को तोड़ा जाता है। जब उसको तोड़ा जाता है तो उसमें से मज़ीद रेडिएशंस खारिज होती हैं। जब वो मज़ीद रेडिएशंस खारिज होती हैं वो मज़ीद एलिमेंट्स को, एटम्स को तोड़ती हैं। वो मज़ीद एटम जो हैं फिर नए आगे और उतनी ज़्यादा, अब वही तबाही का बायस बनता है। अगर उस तोड़ फोड़ को हम कंट्रोल कर लें तो तब हम उसको अपने यूज़फुल पर्पस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पीसफुल यूज़ जो है इसका ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज़ पावर जनरेशन। अब ये पावर जनरेशन बेटे की कैसे जाती है? बाय द कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शंस कि हम अपनी मर्जी की फिशन करवाएंगे, अपनी मर्जी की हद तक इसमें फिशन रिएक्शन करवाएंगे। यूरेनियम जो है इस पे बम्बार्ड किया जाता है। यूरेनियम कौन सा है? 92 to 35। इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड किया जाता है। जब इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन जो है वो बम्बार्ड किया जाता है, ये दो नए एलिमेंट्स में टूट जाता है। तब्दील नहीं होता कहेंगे, हम कहेंगे टूट जाता है। इसकी स्प्लिटिंग से दो नए, बेरियम और क्रिप्टॉन, बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, और साथ इसके 3 नए न्यूट्रॉन बने। साथ क्या हुआ? इनके 3 नए न्यूट्रॉन्स जो हैं वो बने, और साथ इसके एनर्जी। अब बेटे ये जो 3 नए न्यूट्रॉन, अब ये 3 नए यूरेनियम एटम के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तो फिर हर एक से कितने बनेंगे? 3 जमा 3 जमा 3 9। वो 9 जब निकलेंगे वो आगे 9 यूरेनियम को, अब वो 9 यूरेनियम जो हैं वो सारे 3 देंगे। अब कितने हो गए? 27। अब वो 27 जो हैं आगे यूरेनियम के 27 एटम्स को तोड़ेंगे। अब मल्टीप्लाई होता जा रहा काम। और अगर ये कंट्रोल्ड नहीं होगा तो ये जब तक चलता रहेगा प्रोसेस, ये तबाही मचाता रहेगा। इसीलिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। पावर जनरेटिंग हाउसेस जो हैं उनके अंदर करवाए जाते हैं। इनसे ये वाली जो एनर्जी हासिल होती है ये हीट की सूरत में होती है। ये हीट जो है इस्तेमाल होती है पानी को भाप में तब्दील करने के लिए। जब वो पानी भाप में तब्दील होता है तो वो टरबाइन्स को चलाता है। उसकी पावर जो है वो किसको चलाती है? टरबाइन्स जो हैं वो जनरेटर चलाती हैं। जब टरबाइन्स घूमती हैं तो जनरेटर्स चलते हैं। जब जनरेटर्स चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिर ग्रिड में शामिल कर दी जाती है। तो यूज़फुल यूज़ जो है पावर एनर्जी का, एटॉमिक एनर्जी का, वो पावर जनरेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनमें इस एटॉमिक एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है।